चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे से जुड़ी एक कंपनी आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट से। आईआरसीटीसी जो मुख्य रूप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग, ट्रेनों और स्टेशंस पर केटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज को मैनेज करती है और 1999 में स्थापित हुई थी ये कंपनी और टिकट की ऑनलाइन उपलब्धता, तत्काल बुकिंग, पीएनआर स्टेटस जैसी सुविधाओं के माध्यम से यात्रियों को डिजिटल सेवाएं देती हैं। और चर्चा में हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कंपनी के सीएमडी संजय कुमार जैन। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। मार्जिन्स के फ्रंट पे देखें सबसे पहले तो यहाँ पर एक डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन अब स्पेसिफिक कॉस्ट हेड्स अगर हम देखें जिसकी वजह से कंप्रेशन जो है दिखा है रेवेन्यूज पर, क्या है वो, और साथ ही एबिटा अगर हम जानना चाहें तो FY26 FY27 किस बैंड में ये रहेगा? देखिए, आईआरसीटीसी का बिजनेस जो है वो 4 सेगमेंट से आता है। पहला सेगमेंट है आईटी का, जिसमें ई टिकटिंग है और नॉन कन्वीनियंस फी है। इसमें हमें सबसे ज्यादा मार्जिन मिलती है। लेकिन इस क्वार्टर में जो हमारी ग्रोथ है सारे सेगमेंट में है, लेकिन हमारे टूरिज्म में और कैटरिंग में ग्रोथ काफी अच्छी है, जिसके चलते हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, जो हमारा सेगमेंट मिक्स है, उसमें बदलाव देखा गया है। और उसी के चलते ये मार्जिन, जो काफी मार्जिन वाला सेगमेंट है, उससे ज्यादा ग्रोथ हमारे जो अफोर्डेबल प्राइसेस पे और एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस पे जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा है। एक वजह ये है। दूसरी वजह है कि हम लोग कैटरिंग बिजनेस में एक पीओसी का कंसेप्ट ला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हमें मार्जिन या प्रॉफिट नहीं मिला। अभी हमारा मेन पर्पस है कि किसी तरीके से अच्छे प्लेयर्स, अच्छे वेंडर्स को हम ला सके, जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हमारे पैसेंजर्स को दे पाए। जो वंदे भारत के कैटरिंग के बिल्स हैं, उसमें जो 70 करोड़ की ग्रोथ आई है, उसका 5% हमें जीएसटी देना पड़ता है। वो भी एक हमारे मार्जिन को स्क्वीज करता है। और इसके अलावा जो हमारा ओवरहेड्स, जो एचआर एंड अदर ओवरहेड्स हैं, उसमें चूंकि प्रोडक्ट के हिसाब से ही हमें जितना रेवेन्यू आता है उस पर हम एलोकेट करते हैं, तो ये एलोकेशन की वजह से आया है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेड कॉस्ट है, एचआर कॉस्ट है, जिसमें कि लीव एनकेशमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट के जो प्रोविजंस हैं वो इस क्वार्टर में ज्यादा हुए हैं। इसके चलते भी ये मार्जिन में आपको कमी दिख रही है। हम लोग कंफर्टेबल लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा करने की बात सोच रहे हैं और करीब 30% एबिटा मार्जिन परसेंटेज रहे, ये हमारे लिए एक कंफर्टेबल मार्जिन रहेगा। उसके लिए हम लोग तैयार हैं और वो हमें मिलेगा। लेकिन टूरिज्म रेवेन्यू के फ्रंट पे अच्छा खासा एक अपमूव देखने को मिला है इस तिमाही, लेकिन अभी कितना सीजनल होगा, कितना इवेंट ड्रिवन होगा, ट्रैक्शंस जो फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल आगे अब कैसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो? देखिए, हमारे टूरिज्म बिजनेस का ग्रोथ इस क्वार्टर में करीब 29% का रहा है। और इसके जो भी सेगमेंट हैं, चाहे वो लग्जरी सेगमेंट में महाराजाज एक्सप्रेस हो, या अफोर्डेबल सेगमेंट में भारत गौरव ट्रेन्स हो, या हमारा अदर पैकेजेस हो, एयर टिकटिंग बिजनेस हो, सभी में डबल डिजिट का ग्रोथ इक्वली देखा गया है, इक्वली पाया गया है। एक ये मतलब बैलेंस्ड ग्रोथ है। टूरिज्म बिजनेस हालांकि एक सीजनल बिजनेस होता है, लेकिन हमारी ज्यादातर प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बेसिकली इस तरह के टूरिज्म को, इस सेगमेंट के टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें जो सदाबहार बिजनेस कहला सकता है। तो यस, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको सीजनलिटी दिखाई पड़ेगी, लेकिन जहां तक ग्रोथ की बात है उसमें कहीं कोई प्रेशर दिखाई नहीं पड़ेगा। और हम लोग को लगता है कि हम लोग करीब 15% मार्जिन पे कंक्लूड करें इस टूरिज्म बिजनेस को इस साल के अंत तक, और उसको सस्टेन करें। ये हमारी मतलब प्लानिंग है।
और हमें लगता है कि हम इसे अचीव कर पाएंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कही है यहाँ पर दानापुर और अंबरनाथ में, और 4 नई यहाँ पर रेल नीर प्लांट्स को भी सेटअप करने की बात कही गई है। लेकिन इसको लेकर कमिश्निंग टाइमलाइन क्या होगी, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर क्या रखनी चाहिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के लिहाज से, और साथ ही एबिट कंट्रीब्यूशन अगर इस एक्सपेंशन के जरिए होता हुआ हम समझना चाहें तो वो कितना होगा? देखिए, दानापुर और अंबरनाथ प्लांट के एक्सपेंशन का टेंडर अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा जो 4 नए प्लांट मैसूर, प्रयागराज, भागलपुर और रांची, इसमें हम लोग लाने जा रहे हैं, इसकी तैयारी चल रही है। इसी 1-1.5 महीने में हम लोग एनआईटी इशू कर देंगे। जो हमारा एक्सपेंशन का प्लान है ये करीब 1 साल में पूरा हो जाएगा, और जो प्लांट लगाने की बात है वो करीब 15 से 18 महीने लगेंगे। तो इससे एक्चुअली डिमांड एंड सप्लाई का गैप ऑलरेडी है। तो जिस दिन भी हम इसको प्रोडक्शन में लाएंगे हमें बिजनेस की कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। इट विल ये हमारा टॉप लाइन को भी मतलब इम्प्रूव करेगा और हमारे मार्जिन भी ठीक रहेंगे। ई टिकट पेनिट्रेशन जो है वो देश में काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 89% हमने देखा है कि ये हुआ है। लेकिन अब नए मोनेटाइजेशन लेवल्स अगर हम जानना चाहें इंटरनेट टिकटिंग में तो वो क्या हो सकता है? कैसे क्वांटिफाई आप इसको करना चाहेंगे, नॉन कन्वीनियंस रेवेन्यू ग्रोथ और इसके मार्जिन प्रोफाइल को? देखिए, कन्वीनियंस फी हमें ई टिकटिंग पे मिलती है और उसमें 89% शेयर रिजर्व टिकटिंग का हम अभी कर रहे हैं, रेलवे के रिजर्व टिकटिंग का। और चूंकि रेलवे बहुत सारी ट्रेन इंट्रोड्यूस करेगी, ऐसा उनका प्लान है, तो हमारे एब्सोल्यूट टर्म में हमारे रिजर्व टिकटिंग का जो सेगमेंट है, कन्वीनियंस फी है, उसमें कमी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। साइड बाय साइड इस क्वार्टर में हमने ईयर ऑन ईयर करीब 26% का ग्रोथ देखा है। और इसके जितने भी सब सेगमेंट हैं, चाहे वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे एजेंट के बिजनेस का हो, लॉयल्टी प्रोग्राम का हो, आईपे के कमीशन का हो, इस सभी में डबल डिजिट ग्रोथ देखा है। तो जो नॉन कन्वीनियंस फी है उस पर हमारा फोकस रहेगा और उसको कैसे और बढ़ाया जा सके उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आई पेमेंट एग्रीगेटर का, जो पेमेंट एग्रीगेटर का बिजनेस है, वो लाने के लिए हमने ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हमें आरबीआई से मिला हुआ है। हमने एक जो टेक्निकल पार्टनर होता है उसको इंगेज कर लिया है। अभी अगस्त तक हमें डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आरबीआई में जमा करना है, उसका परमिशन है हमारे पास और हम उसको जल्दी से जल्दी लाएंगे। अभी भी हम करीब 13,000 करोड़ जीएमबी का ये बिजनेस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो यूनिफाइड पोर्टल हम लेके आ रहे हैं उसमें बहुत सारी लॉयल्टी प्रोग्राम और एआई बेस्ड सिस्टम लेके आएंगे, जिसपे कि नॉन कन्वीनियंस फी वहां से हमें और ज्यादा मिलने की उम्मीद है। केटरिंग मार्जिन्स की अगर हम बात करें हिस्टोरिकली जो है ये लो टीन्स में ही दिखाई दे रहे हैं एबिट लेवल पर। लेकिन अब वंदे भारत एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, मोबाइल केटरिंग रोल आउट की बात करें, क्या केटरिंग मार्जिन्स थोड़े से अपर एंड पर जाते हुए हम देख सकते हैं? किस तरह से ऑफसेट कर पाएंगे कंपैरेटिव प्राइसिंग को ये? देखिए, अभी हम लोग का मेन फोकस है कि हमारे केटरिंग का रेवेन्यू कैसे बढ़े। एक्चुअली कैटरिंग रेवेन्यू बढ़ाने में 2 सेगमेंट है। एक है एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस का, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी आती है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी आते हैं। यहाँ हमारा चैलेंज है कि क्वालिटी खाना अफोर्डेबल प्राइस पे, जो प्राइस रेलवे बोर्ड ने तय किया है उस पर कैसे पैसेंजर को अच्छा से अच्छा खाना खिलाया जा सके, जिससे कि जो नॉन ऑप्टीज है वो ऑप्टीज में कन्वर्ट हो और रेवेन्यू हमारा बढ़े। तो वो हमारा अभी पहला फोकस है। इसी के लिए हमने पीओसी भी किया है, बड़े अच्छे ब्रांड्स हम लेके आ रहे हैं। मार्जिन्स से ज्यादा हमें पैसेंजर्स के रेवेन्यू की चिंता है। ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स जो है उसे हमारे मील्स को खाएं और
ये जो मार्जिन है इट विल ऑटोमेटिकली कम, ये अपने आप आएगा और हमें एक बाय प्रोडक्ट के रूप में देखना चाहिए। दूसरी जगह जहां मार्जिन है बिजनेस में वो है ई कैटरिंग का, जहां मिनिमम 15% का हमें मार्जिन मिलता है। वो बिजनेस में भी 25% का ग्रोथ हुआ है और ये फर्दर ग्रो करेगा ऐसी मुझे आशा है और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो वहां से मार्जिन हमें एक्स्ट्रा और मिलने की पूरी संभावना है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि हम लोग जो मार्जिन अभी तक लेते आए उसी को हम लोग मेंटेन करें, यही हमें होना चाहिए विद अ बेटर क्वालिटी ऑफ फूड और बेटर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और नतीजों के फ्रंट पे तमाम डिटेल्स देने के लिए। चलिए इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को यहीं समाप्त करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए क्लोजिंग कॉल। बने रहें, नमस्कार।